हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को सूचना मिली चुकी होगी कि पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसकी तिथि जो है दोस्तों वो 16 तारीख निर्धारित हुई है। पहले ही जो आयोग था उसने 16 और 17 की डेट दे रखी थी हमें, जिसमें से हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है वो 16 तारीख को होना निश्चित हुआ है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपके पास बहुत कम समय है। इस समय में आप जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, जितना ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन कर सकें, यही आपकी तैयारी को धार देगा। तो दोस्तों इसी सीरीज़ में लोक प्रशासन के एमसीक्यू 800 प्लस रिवीजन सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 7, जिसमें हम 172 से आज क्वेश्चन करेंगे। 171 तक हम क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं पार्ट 6 तक में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, और फटाफट हम लोग करते हैं अपनी इस फटाफट सीरीज़ में इन जल्दी इन क्वेश्चंस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हम लगा सकें। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करा सकूँ, लेकिन जहाँ पे बताने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होंगी वो एक्सप्लेन करती चलूँगी। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में बजट तैयार करने के लिए कौन सहायता करता है? वित्त मंत्रालय, प्रशासकीय मंत्रालय, योजना आयोग या उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है आपका आंसर क्या होगा। तो कह रहे हैं कि सहायता कौन करता है, ये नहीं पूछा गया कि बजट तैयार कौन करता है, बल्कि पूछा गया है कि तैयार करने में सहायता कौन करता है। तो सहायता ये सभी करते हैं दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला देखते हैं। ब्रिटेन में बजट का कार्य कौन करता है? वित्त विभाग, योजना विभाग, अर्थ महात्य या फिर राजकोष। तो कौन करता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजकोष। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामान्य बजट में सम्मिलित नहीं होता है। क्या सम्मिलित नहीं होता है? दाख्तार बजट, योजना बजट, संचित निधि व्यय और रेलवे बजट। क्या शामिल नहीं होता है दोस्तों? तो यहाँ पे ये बताएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी, रेलवे बजट। लेकिन अभी वर्तमान समय में 2017 से क्या कर दिया गया, 2017 से केंद्रीय बजट जो सेंट्रल हमारा बजट होता था उसी में क्या कर दिया गया है, रेलवे बजट को भी मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, रेलवे बजट को भी एक साथ मर्ज कर दिया गया। अब ये अलग अलग नहीं होता। ठीक है, जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय अलग अलग होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। भारत में बजट लोकसभा में कब प्रस्तुत किया जाता है? जनवरी के माह के अंतिम दिन, या मार्च माह के अंतिम दिन, या अप्रैल के या फरवरी माह के अंतिम दिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्तमान में कब पेश किया जाता है? तो वर्तमान में अब तिथि क्या है? 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या किया जाता है? अब ये अंतिम दिन या अंतिम दिन को जो भी पड़ेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक डेट फिक्स कर दी गई है 1 फरवरी। 1 फरवरी को ही अब बजट पेश किया जाता है। और 31 जनवरी को क्या आ जाती है दोस्तों? 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा जो है वो आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, प्रधानमंत्री सहायता कोष द्वारा, सरकार द्वारा या भारत के संचित निधि द्वारा। तो कहाँ से दिया जाता है दोस्तों? तो दिया जाता है ये भारत की संचित निधि द्वारा। ठीक है, अगर आपको स्पीड तेज लग रही हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, और साथ ही साथ हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम क्या कर सकें, कम समय में कवर कर सकें। ठीक है, अगर आपको तेज लग रहा हो तो वीडियो को रोक कर भी अपने आंसर को गेस कर सकते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है कि संतुलित बजट का क्या अर्थ होता है? संतुलित बजट का अर्थ बताएं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा संतुलित बजट का अर्थ? यहाँ पे अनुमानित व्यय और अनुमानित आय से अधिक ना होना। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सीधे आंसर ही बता दे रही हूँ दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त प्रशासन में वैसे ही घुला मिला है जैसे दूध में घी। यह कथन किसका है? पिपनर का, निग्रो का, पीए बहल का या प्रोफेसर एस सी मेहता का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर मेहता। अगला क्वेश्चन है वित्तीय प्रशासन में मुख्य उद्देश्य क्या है? बजट तैयार करना, बजट पर संसदीय कार्यवाही, बजट का क्रियान्वयन या इनमें से सभी। तो क्या करता है वित्तीय प्रशासन? वित्तीय प्रशासन ये तीनों ही काम करता है। मतलब लोक प्रशासन में अगर वित्त से संबंधित कोई भी चीज़ है, वित्त से संबंधित कुछ भी है, तो उसका प्रबंधन कौन करता है? वित्त प्रशासन करता है। वित्त प्रशासन के अंडर में वो आ जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे, विभागीय बजट से क्या तात्पर्य है? एक विभाग के समस्त आय व्यय को इकट्ठा दिखाना,
एक विभाग के आय व्यय को अलग अलग दिखाना, या उसमें एक कार्य या गतिविधि की सूचना मिलती है जिससे कि धन की व्यवस्था की गई है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ए। विभागीय बजट का मतलब होता है एक विभाग के समस्त आय व्यय को एक जगह पर दिखाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। नियंत्रकता महालेखा परीक्षक को संविधान में दर्जा दिया गया है, किसके अधीन दिया गया है? तो ये है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र संवैधानिक दर्जा। कहाँ पे है सीएजी? सीएजी के बारे में संविधान में कहाँ बताया गया है? तो ये आर्टिकल 148 में बताया गया है। अगर सीएजी से संबंधित सभी प्रावधान देखें तो ये हमें मिलते हैं आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक हमें सीएजी के विषय में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनलेखा समिति का प्रमुख कार्य कौन सा होता है? जनलेखा समिति यानी कि लोक लेखा समिति का ही दूसरा नाम है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य है लेखाओं का परीक्षण करना। ठीक है, लेखाओं का परीक्षण ये करती है। अगला देखते हैं। नियंत्रक है महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये नियुक्ति जो है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, आसान आसान से प्रश्न दोस्तों आप सभी को आते होंगे, मुझे लगता है एक रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम ज़्यादा क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर सकें। जहाँ मुझे लगेगा कि इसका ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है मैं उनके ऑप्शन भी ज़रूर पढ़ दूंगी। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संवैधानिक स्तर दिया गया है 1950 में, 1919 में, 1935 में या 1909 में। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? 1950 में, क्योंकि ये संविधान लागू होने के समय इस संविधान में शामिल था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष जो है करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही हो दोस्तों तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने स्पीड इसीलिए बढ़ाई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर अप कर सकें। लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है, कितने समय के लिए किया जाता है पूछ रहे हैं? तो हर वित्तीय वर्ष के लिए, यानी कि 1 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बजट में स्वीकृत धनराशि प्रत्येक विभाग से नगद में दे दी जाती है, या फिर प्रत्येक विभाग के नाम राजकोष में खाता खुला रहता है जिससे संबंधित विभाग अपने खाते से आवश्यकता अनुसार धनराशि निकालता है, या नगदी भी दी जाती है और खाता भी खुला रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई विभाग है, एक्स विभाग है, और उसे एक वित्तीय वर्ष के लिए 100 करोड़ की राशि जो है वो आवंटित होती है कि अब अपने खर्चे के लिए साल भर के लिए 100 करोड़ लेंगे। तो राजकोष विभाग में उसके नाम का खाता खुला रहता है, वो पूरी राशि 100 करोड़ रुपए उसके खाते में डाल दी जाती है और वो वहाँ से निकाल कर अपने व्यय करता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये सदस्य संख्या है दोस्तों 22 है। ठीक है, इसमें 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। ठीक है, और 7 सदस्य के यहाँ से होते हैं राज्यसभा से होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्र के समस्त व्यय पर कड़ी नज़र रखने वाली समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? इसमें है लोक लेखा समिति। ठीक है, ये सार्वजनिक व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखती है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। लेखा परीक्षण का उद्देश्य गबन, धोखा, असावधानी व निश्चल भूल को रोकना। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका हो जाएगा दोस्तों मैक्स वेबर, एल.डी. वाइट, फ्रेडरिक टेलर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा आपका एल.डी. वाइट का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लेखा पद्धति की कटु आलोचना करने वाला विद्वान कौन है? पॉल एपलेबी, एल.डी. वाइट, मैक्स वेबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पॉल एच एपलेबी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था आपको ये बताना है। बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो कौन सा एक्ट था दोस्तों? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आप अपना आंसर गेस करिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखने वाली हैं। ये 1773 के
ठीक है, 1773 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर GO ने, या बंगाल का गवर्नर BG लिख देते हैं इसको हम शॉर्ट में, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया 1833 के एक्ट में। ठीक है, 1833 के एक्ट में क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो पहले BG था, ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को इसको भारत का गवर्नर जनरल यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ठीक है, और फिर 1858 के एक्ट द्वारा क्या किया गया, इसको अब गवर्नर ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया, वायसराय। अब इसका नाम क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वह वायसराय कर दिया गया। ठीक है, वायसराय इसके नाम को कर दिया गया। ठीक है, तो और पहला कौन बना ये भी ध्यान रखना है हमें, तो बना था पहले वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, विलियम बेंटिंग। और ये कौन बना था वायसराय पहला, तो कैनिंग। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीकृत शासन जो है वो शुरू हुआ था, तो किस एक्ट द्वारा शुरू हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1773 के एक्ट द्वारा। इस एक्ट द्वारा अंग्रेजों का असली कह सकते हैं कि असली शासन 1873 के एक्ट द्वारा शुरू किया। उन्होंने केंद्रीकृत शासन करने की यहाँ से ये शुरुआत भारत में कर दी थी। भारत में ब्रिटिश विरासत है, योजना आयोग, संघ व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं या समवर्ती सूची का प्रावधान। आपको सही उत्तर बताना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा C, अखिल भारतीय सेवाएं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव किससे संबंधित है, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मेयो से। तो क्या उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D। अगला देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों मद्रास नगर निगम की 1987 में की गई थी। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, भारत के लिए संघ व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। भारत के लिए संघ व्यवस्था की सिफारिश किसने करी थी, तो ये करी थी दोस्तों ऑप्शन नंबर C, साइमन कमीशन ने। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था। और ये भारत कब आया था, ये आया था मार्च 1928 में। और कहाँ आया था दोस्तों, सबसे पहले तो मुंबई आया था। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था और साइमन गो बैक के नारे लगे थे। ठीक है, और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो हो गई थी। उनके सर पे लाठीचार्ज कर दिया गया था, उनको सर पे बहुत ज़्यादा लाठियाँ मारी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक निरंतरता के संदर्भ में मंत्री सचिव संबंधों पर विचार किया है। मैस्टन पंचायत ने, मैक्सवे कमेटी ने, साइमन कमीशन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सवे कमेटी ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सरकार द्वारा निर्मित एक संविधान है, जनता द्वारा निर्मित संविधान है, नौकरशाह द्वारा निर्मित है, कार्यपालिका द्वारा निर्मित है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, ये जनता द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 200, भारतीय प्रशासन के उद्देश्य के संबंध में विवेचन संविधान में कहाँ पर उल्लेखित है, तो कहाँ पर है दोस्तों, तो यह है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में, एक मिनट दोस्तों, संघ सूची में कितने विषय हैं। एक मिनट दोस्तों, इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 200 है, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, C नहीं होगा दोस्तों इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के उद्देश्य के संबंध में संविधान में विवेचन कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, प्रस्तावना में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर A, वो मैंने गलती से C लगा दिया था, C नहीं होगा, A ही होगा। संघ सूची में कितने विषय हैं बताना है आपको, तो इसमें कितने विषय हैं, 97 विषय हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कि संघ सूची की व्यवस्था किस अनुसूची में की गई है। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगला देखते हैं 202, संसदीय सरकार में वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? तो ये होती है मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री में। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए हों, यानी कि एक में खाली मंत्रिपरिषद दी हो, एक में खाली प्रधानमंत्री, तो आप तब क्या आंसर चूज़ करेंगे दोस्तों? तब आप प्रधानमंत्री ना करके मंत्रिपरिषद अपना आंसर चूज़ करेंगे, क्योंकि जो शक्ति होती है मंत्रिपरिषद में होती है और मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमारे ध्येय हैं, क्या है हमारे ध्येय? तो हमारा ध्येय है स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व बताए गए। 3 प्रकार के न्याय बताए गए स्वतंत्रता में, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शासन का वह कौन सा अंग है जिसके बिना देश नहीं चल सकता? प्रशासन, विधायिका, मंत्रिपरिषद और न्यायपालिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। प्रशासन के बिना चलाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुला सकता है, कौन बुला सकता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? आर्टिकल 108 में। ठीक है, चलिए किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ठीक है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए एक चीज़ हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये तो कहा गया था कि मानने के लिए बाध्य है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा कहा कि एक बार वो विचार के लिए लौटा सकता है। अगर मान लीजिए एक बार विचार के लौटाता है और जो संसद है उसको एज इट इज़ पारित करती है, तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो उसको अपनी स्वीकृति देना तब अनिवार्य है। पर 44वें संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगला है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित आपातकाल को संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति कितने समय में लेना ज़रूरी है? तो 1 माह के अंदर अंदर दोस्तों अब स्वीकृति लेना जरूरी है। और ये व्यवस्था कब की गई थी? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटेशन है, हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी है, वरन हमने उसके पद और गौरव और प्रतिष्ठा से विभूषित किया है। यह कथन किसका है दोस्तों? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला देखते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सर्वप्रथम चुना गया था? तो ये है दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। जब JL नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में ऐसी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो। यह विचार किसका है दोस्तों? आपको बताना है। यह विचार है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा का गठन कब किया गया है? आपको बताना है। तो ये किया गया है दोस्तों 1951 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1957 में केंद्रीय सचिवालय के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रारंभ की गई योजना का क्या नाम है? आपको बताना है। विभागीय प्रणाली, अवधि प्रणाली, केंद्रीय स्टाफिंग या आउटपुट में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय स्टाफिंग योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 213। मंत्रिमंडल सचिवालय का अंग नहीं है। आपको बताना है क्या इनमें से सैनिक शाखा, आर्थिक शाखा, प्रधान सचिवालय, राजनीतिक मामलों की समिति, इनमें से क्या नहीं है? तो आप इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक मामलों की समिति। ठीक है, चलिए वरिष्ठ चयन मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, मंत्रिमंडल सचिव, केंद्रीय सचिवालय का सचिव या प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल
सचिव। ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संसद, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है राष्ट्रपति। और वित्त आयोग की जो गठन है उसका प्रावधान कहा गया है, इसका प्रावधान दिया गया आर्टिकल 280 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त, देखिए वही सवाल ही पूछ लिया गया। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, अभी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, वित्त सचिव या राज्यसभा का अध्यक्ष? कौन करता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी क्या काम करता है दोस्तों? लोक सेवा आयोग की एक अधीनस्थ कार्यालय है, कार्मिक मंत्रालय के अधीन एक संलग्न कार्यालय है, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी निकाय है, या संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक कानूनी निकाय है? क्या है? आपको सही उत्तर अपना चयन करना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी निकाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता थी? ये आपको बताना है। तो क्या थी 1919 की मुख्य विशेषता दोस्तों? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना जो है वो की गई थी। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कैसे की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 1935 के अधिनियम द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किससे दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 220। भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? 19 में, अनुच्छेद 280 में, 373 में, या कहीं भी नहीं? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से वर्ष में सचिवालय सेवा का गठन जो है वो किया गया था? तो कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों में मार्गदर्शन में काम करता है दोस्तों? आपको बताना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के योजना आयोग की जगह अब क्या हो चुका है? 2015 में योजना आयोग खत्म किया जा चुका है और उसकी जगह नीति आयोग आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताएंगे कि नीति की क्या होती है? अब नीति आयोग का गठन किया जा चुका है। ठीक है। और इसके पदेन अध्यक्ष भी कौन होते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इस समय वो है कौन है? सुमन बेरी हैं। ठीक है, सुमन बेरी जी हैं। ठीक है। चलिए किसने योजना आयोग को एक सर्वोपरि आर्थिक संस्था कहा था? आपको बताना है। तो ये कहा था अशोक चंद्रा ने। हालांकि इस योजना आयोग आपका ख़त्म कर दिया जा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी भी रिलेवेंट है, क्योंकि कई एग्जाम्स में मैंने देखा कि योजना आयोग अभी भी सिलेबस में है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसने 2015 तक भारत की जो पूरी प्रशासन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अब ख़त्म हो गया है तो ये क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंस नहीं है। ठीक है। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री का वरण, जो सरकार लोकसभा में बहुमत खो चुकी है, सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, उसे पदच्युत करना, कार्य का आवंटन या सदन का विघटन जब निर्वाचन मंडल से अपील करना आवश्यक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 4 यहाँ पे सही है। 3 जो है यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, इनमें से कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं दोस्तों? तो मेनन, हेगड़े, देसाई, इनमें से किसी ने भी वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है। अगला देखते हैं, योजना आयोग के क्रियान्वयन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, आपको बताना है। तो ये राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष की, योजना सरकारों की, योजना आयोग की, राज्य सरकारों की या राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो किसकी योजना क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण रहती है दोस्तों? तो राज्य सरकारों की योजना, राज्य सरकारें जो हैं इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोजन की अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली से हम निर्देशित योजना प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना आयोग का उपाध्यक्ष कभी नहीं रहा है। ठीक है, आपको बताना है कौन नहीं रहा है। तो चरण सिंह कभी नहीं रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चरण सिंह जो है वो कभी नहीं रहे हैं। अगला है, भारत में आर्थिक नियोजन का विचार किस देश से ग्रहण किया गया था? तो भूतपूर्व सोवियत संघ जो था दोस्तों, वहाँ से आर्थिक नियोजन का विचार जो है भारत में वो जो है ग्रहण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान कहाँ है दोस्तों? तो यह है अनुच्छेद 224 में। ठीक है, और भाग कौन सा है दोस्तों? भाग है भाग 15। और 224 से लेकर 324 से लेकर 329 तक, ठीक है, पूरा किसके बारे में बताया गया है? निर्वाचन आयोग के विषय में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसे है दोस्तों? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या योजना आयोग को? तो ये है दोस्तों संसद को। ठीक है, अगर संसद में भी पूछा जाए कि स्पेशली किसे है, तो ये है राज्यसभा को। और ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 312 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सिविल सेवा परीक्षा द्वारा भर्ती नहीं की जा सकती है, किसकी नहीं की जाती है? वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर उपयुक्त सभी। आपको अपना सही उत्तर चयन करना है। क्या होगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 233 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विदेश सेवा क्या है दोस्तों? भारतीय विदेश सेवा बताना है आपको क्या है। तो ये क श्रेणी की एक केंद्रीय सेवा है। ठीक है, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं क्या होगा। केंद्रीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं से भिन्न है क्योंकि, पहला कह रहा है उनका प्रशिक्षण अपनी सेवाओं के अनुरूप अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में होता है, या दूसरा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी विशेषज्ञता वाले पदों पर ही नियुक्त किए जाते हैं। इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में उस काम की प्रकृति की स्पष्ट बल दिया जाता है जिसे अधिकारों के आगे कार्यकाल करना होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही कारण क्या हैं? तीनों ही सही हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये आपकी तैयारी को और ज़्यादा धार देगा। ये बात मैं बार बार कहती हूँ और बार बार कह रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।